जीएसटी को लेके लोगों में बहुत ही डर है, बहुत ही भ्रम है। आपने कुछ ऐसा करना है जिससे कि मेरा पैसा या टैक्स बच जाए या गवर्नमेंट से मैं टैक्स बचा लूँ, तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। डेबिट कार्ड के नाम पे, क्रेडिट कार्ड्स के नाम पे लोगों को बहुत सारा लोन दे देते हैं, बड़ा इजीली लोन मिल जाता है। 80% या 70% वो लोन पे ही नहीं होता। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स की वजह से ज़िंदगी आसान तो हो गई है, लेकिन वो उधार की हो गई है। कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए शेयर मार्केट में? आई एम श्योर फॉर दैट कि दैट विल मेक यू अ मिलियनियर अगर आप उसको वाइजली इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करें? सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आपका इनकम पे टैक्स उस नए रेट्स पे लगता है, अगर सेविंग कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रेट्स पे। जो सीएज होते हैं कहते हैं कि लोगों के बड़े फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। हाँ, कुछ हैं जो करते हैं, नहीं करना चाहिए। सरकार हेल्थ और एजुकेशन फ्री देना तो बात समझ आती है, लेकिन ये फ्री वाले दूसरे डोली पर कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी को ख़राब नहीं करता। अगर आप कोई गवर्नमेंट किसी को कहती है कि आपको ये फ्री कर दूँगी, ये फ्री कर दूँगी, अल्टीमेटली तो वो कहीं से पैसा लेंगे। आज के पैसे की दुनिया में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, लग्जरियस लाइफ हो, ऐशो आराम हो। तो आज की इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे अपने पैसे की आप सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वनीत अरोड़ा टी टॉक्स में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज ये खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं, स्पेशल उन लोगों के लिए जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो टैक्स पे करते हैं, जो युवा वर्ग है, स्पेशली उनके लिए जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं। जी हाँ, आज का ये प्रोग्राम हर वर्ग को टच करेगा, क्योंकि इसका थीम ही है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि हम पैसा कैसे कमाएं। तो आइए जल्दी से इस प्रोग्राम में जुड़े। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं खास गेस्ट के साथ। जी हाँ, ये वो शख्सियत हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट गाइड हैं, जो आज आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि बड़ी जल्दी आपके पैसे की ग्रोथ हो। तो आइए, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक बड़ी ही खास शख्सियत के साथ, जिनका नाम है मिस्टर विशाल बब्बर। नमस्कार बब्बर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े, आपका स्वागत है। विशाल बब्बर जी के बारे में बता दूं कि विशाल बब्बर जी प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये बीकॉम पास हैं, इन्होंने एमबीए फाइनेंस में किया है। विशाल जी ने डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में किया है। और फाजिलका के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि फाजिलका का बेटा यानी कि विशाल वाटसी देश की बहुत बड़ी अग्रणी संस्था NMDC हैदराबाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। विशाल जी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति उन्होंने करी है। देश के राष्ट्रपति इस डिपार्टमेंट के, इस संस्था के चेयरमैन हैं, और विशाल जी उसमें एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए चर्चा जारी रखते हैं विशाल जी के साथ और उनसे जानते हैं कि कैसे हम अपने पैसे की सही इन्वेस्टमेंट करके पैसे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। विशाल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय। थैंक यू। देखते हैं प्रोग्राम टी टॉक्स? बिल्कुल देखते हैं जी, आपका प्रोग्राम देखते हैं, टी टॉक्स विद वनीत जी। बहुत अच्छा है जी आपका प्रोग्राम, मैंने देखा लास्ट, आप जितना भी आपने कवर अप कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को आपने कवर अप करा। डिस्कशंस बहुत अच्छी होती हैं, सुनते हैं हम ज़रूर, सारा उस पर नेट पे आता रहता है, देखते रहते हैं। विशाल जी, आज के ज़माने में पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है? पैसा कमाने के लिए जी, एक तो आजकल का दौर जो चल रहा है उसमें आप पैसा कमा सकते हैं कई तरीक़ों से। डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें, ये है। बाकी देखा जाए तो आजकल नंबर ऑफ़ बिजनेसेस आर देयर। पैसा कमाने के लिए आप
कई तरह के बिजनेसेस हैं, इनकम डिफरेंट तरीके की इनकम्स ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियोज बना के पैसा कमा सकते हैं। आजकल वो रूटीन नहीं रहा जी कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड में हैं तभी पैसा कमा पाएंगे। आजकल कोई ऐसा फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आप पैसा कमा सकते हैं उसमें। इंडिया में खास करके क्योंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, या एनी यू कैन अर्न द मनी फ्रॉम एनीवेयर। विशाल जी, जीएसटी क्या है? जीएसटी को लेकर लोगों में बहुत ही डर है, बहुत ही भ्रम है, थोड़ा जीएसटी के बारे में विस्तार से बताएं। जीएसटी का जहाँ तक है ना सर, जीएसटी का आजकल लोगों में जब प्रॉब्लम तब क्रिएट होनी स्टार्ट हुई जब ना रिटर्न्स फाइलिंग होनी स्टार्ट हो गई प्रॉपर तरीके से। फिर लोगों ने क्या करा, जैसे पुराने एक्ट्स में करते थे ना, लोगों ने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा मिसयूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुई, लोगों ने इसको मिसयूज़ करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम में क्या था, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं थी इस तरीके की। तो चेकिंग ना होने की वजह से लोग उसको फ़ायदा उठा रहे थे उनके लूप होल्स का। लेकिन अब जैसे जैसे लूप होल्स को प्लग करते गए, गवर्नमेंट प्लग करती गई, अब लोगों को नोटिस आने स्टार्ट हो गए, अब वो डर का माहौल बनना शुरू हो गया। मेरे हिसाब से मनीष जी, ये अगर आप जीएसटी सही तरीके से कर रहे हो, ठीक, अगर आप जेन्युइन आदमी हो और आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपके इंटेंशंस ये हैं कि आपने जीएसटी की चोरी करनी है या आपने कुछ ऐसा करना है जिससे कि मेरा पैसा या टैक्स बच जाए या गवर्नमेंट से मैं टैक्स बचा लूँ, तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आज के सिनेरियो ऐसा चल रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ जीएसटी में लिंक्ड है एक दूसरे से। सेलर, बायर, एवरीबडी इज़ लिंक्ड। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो वो आपको उसका फल भुगतना पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर में, जल्दी ही, नियर फ्यूचर में। मतलब आपकी व्यापारियों को क्या राय है कि उनको कैसे चलना चाहिए? देखिए, मैं भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप फेयरली काम करो। जहाँ आपको टैक्स भरना आ रहा है प्लीज़ टैक्स भरो। गवर्नमेंट से टैक्स अगर आप सोचते हो कि आप गवर्नमेंट से टैक्स छिपा लेंगे और आप बच जाएंगे, वो आज के सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। विशाल जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि टैक्स भरो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरो, लेकिन हमारे लोगों में ये भी बात देखी जा रही है कि लोग तो टैक्स पे करते हैं, ये मिनिस्टर्स जो हैं ये टैक्स हमारा फ़ायदा उठाते हैं, ये पैसे लेके घोटाला करते हैं। कोई लोन ले रहा है, लोन वापस नहीं दे रहा, अकाउंट्स उनके एनपी होते जा रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये एक पॉलिटिकल एंगल है। चलिए ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं, अपनी जगह आप सही हैं। लेकिन जो एक कॉमन मैन है ना सर, हम एक कॉमन मैन हैं, हम उन ताकतों से नहीं लड़ सकते, हम अपना काम कर सकते हैं। हाँ देखिए, हम ऐसा है, हमारा काम ये है कि हम जो बिज़नेस इनकम अर्न कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उससे हम फेयरली अपना टैक्स भरते रहें। ठीक है, वो एक पॉलिटिकल एंगल है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, वो बात एक अलग है। लेकिन जो अगर हम गलती करते हैं तो उसकी सज़ा हमें मिलती है। वो हमें जाकर फिर इनकम टैक्स ऑफिस में, जीएसटी ऑफिस में जाकर हमें डील करना पड़ता है उन चीज़ों से। गवर्नमेंट तो कोई आएगी नहीं। तो अगर वैसे जनरली विशाल सर, ये देखा जाता है कि आज के टाइम में बैंक्स जो हैं डेबिट कार्ड के नाम पे, क्रेडिट कार्ड्स के नाम पे लोगों को बहुत सारा लोन दे देते हैं, बड़ा इजीली लोन मिल जाता है। और ये भी देखा गया है कि 80% या 70% वो लोन पे ही नहीं होता। बहुत सारे अकाउंट्स एनपीज हो जाते हैं। इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती और ये इतनी आसानी से लोन कैसे मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं जी, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है अपने जंग पे, हमें दिखाई देता है। देखिए ऐसा है, क्रेडिट कार्ड्स जो हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो हमारे जो एल्डर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं जितने, वो कहते थे भी आपको ज़िंदगी में उधार कभी नहीं लेना चाहिए। वो ये इस चीज़ को मानते हैं। आजकल की लोग क्या सोचते हैं कि जितना उधार मिलता है ले लो, ठीक है, वापस करने का देखा जाएगा। हम ये बोलते हैं अपने शब्दों में, कई बार हम ना बार स्टेशन में बैठे होते हैं, बात करते हैं, हम कहते हैं उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। उधार लेते हैं, उधार से चुकता कर देते हैं उसको, फिर दोबारा उधार ले लेते हैं। वो बात ठीक है आपकी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स की वजह से ज़िंदगी आसान तो हो गई है, लेकिन वो उधार की हो गई है। अब आपको क्या है कि मतलब पैसा आपने ले लिया, उसको वापस तो करना ही है। कुछ केसेस में एनपीएस हो जाते हैं, ठीक बात है आपकी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए हैं जिसका कुछ नहीं हो सकता। अब वो उसमें ज़्यादातर मेजरली, जो मेरी राय है, जो मेरा ओपिनियन है, वो मेजरली एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। जो बिजनेसमैन है वो कभी अकाउंट एनपीए नहीं करवाना चाहेगा अपना, वो अपना टाइमली पेमेंट्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, क्रेडिट कार्ड्स की वजह से मनी ईजी तो हो गई है, लेकिन वो वापस करना हमारी ऑब्लिगेशन है और हमें करना भी चाहिए। लेकिन ये भी देखा जाता है कि लग्जूरियस लाइफ के लिए देखा देखी लोगों को, हम लोग कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसा हो रहा है जी, आज के सिनेरियो में ऐसा हो रहा है।
बीइंग एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप उन लोगों को क्या राय देंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप, पुरानी कहावत है ना, जितने चद्दर है उतना पैर पसारना चाहिए जी। जितना आपके पास पैसा है, आप ये सोचें कि आपके पास 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, आप उसको पूरा खर्च कर दें, वो कभी नहीं सोचना चाहिए। आप, मेरी राय है कि आप उसको 20% से ज़्यादा कभी खर्च मत करिए, जितनी लिमिट है उसका, कभी भी 20। उससे क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा, रीपेमेंट टाइमली होती रहेगी, फिर एक दिमाग पे बर्डन नहीं रहता जी। वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी फुल लिमिट यूटिलाइज़ करें, कुछ करें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जी। इससे क्या होता है, हमारा सिबिल हमारा डाउन होता है। आज के, अगर आप कल कोई भी लोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपको सिबिल बहुत ज़रूरी है जी। सिबिल की वजह से ही सब ठीक होता है, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है जी। विशाल जी, चाय लेते हैं प्लीज़। थैंक यू जी, थैंक यू। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का थीम ही है टी टॉक्स जी। अच्छा विशाल जी, एक चीज़ मेरे मन में ये सवाल है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट, लोग जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, कुछ पैसा है, उन पैसों को कैसे खर्च करें कि हमें अच्छी इनकम मिले। मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स सोचते हैं भी आप एक ट्रेडिशनल मेथड्स में इन्वेस्ट करिए। अब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ लोग सोचते हैं एफडीज़ करा दीजिए, सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, उस पर आपकी सेविंग्स हो जाती हैं। जो आज की जनरेशन है वो ये सोचती है कि क्यों ना हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाएं, ग्रोथ के साथ चलें, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है इस टाइम। तो लोग, मेरे हिसाब से अगर लोग ये ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल, वो शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट पे आप देख रहे हैं आजकल हम नियर अबाउट 75,000 सेंसेक्स पे खड़े हैं। और अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है, जो कि लोगों के सेंटीमेंट्स बता रहे हैं कि हो जाएगी, तो ये, मैं इसको 90,000 के आसपास देखता हूँ जल्दी, विद इन अ ईयर ऑल्सो। लेकिन जनरली ये भी कहा जाता है कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है, बहुत सारे लोगों के घर इसमें बर्बाद भी हुए हैं। तो क्या आप, मतलब आप कहते हैं कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें? अगर आप वाइजली कर रहे हैं सर, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखना। अब आप एफडी भी करवाते हैं तो वो भी 3 साल की या 4 साल की मांग के करवाते हैं ना, 5 साल की। तो आप शेयर, एक शेयर ले लीजिए, उसको 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, उस पर ट्रेडिंग मत करिए। अगर आप डे ट्रेडर बनते हैं फिर आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर आप धोखा नहीं खाएंगे। कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए शेयर मार्केट में, और कितनी अमाउंट लोगों को किस प्रकार लगानी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में भी। आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए सर। पोर्टफोलियो में आपका कुछ शेयर्स अच्छी लार्ज कैप्स होने चाहिए, कुछ मिड कैप्स होने चाहिए, कुछ स्मॉल कैप्स होने चाहिए। आजकल वैसे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी चल रही है। आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए, सिप लगाइए, आप मंथली आप 4,000, 5,000, 6,000 एक सेपरेट उसको कर दीजिए। वो हर महीने इन्वेस्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। वो मल्टीपल ऑफ मनी बनती जाती है, वो मल्टीपल आपका पैसा करेगा। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 15 साल चाहिए, 20 साल। उसमें आपका पैसा, आई एम श्योर फॉर दैट कि दैट विल मेक यू अ मिलियनियर, अगर आप उसको वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। विशाल जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो अपने नेबरिंग कंट्री में हमारा देश जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में कहाँ स्टैंड कर रहा है? विनीत जी, वी आर वेरी मच होपफुल कि इंडिया विल सून पास चाइना इन मैटर ऑफ इकोनॉमी। और सून, जैसे हमारे पीएम साहब कहते हैं, सून विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ये होने वाला है, बहुत जल्दी होगा। उसमें क्या है कि जो इंडिया इस टाइम ग्रो कर रहा है, जैसे अब आप देखिए बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आ रही हैं। जैसे एप्पल ने अपना फॉक्सकॉन ने शिफ्ट करा यहाँ पे। उसके अलावा अब बड़ी ऑस्ट्रेलिया की, एक कनाडा की, 2 बड़ी ब्रांड्स फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक्स वाले, वो इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। वी आर होपफुली वी आर सीइंग ग्रोथ, मल्टीपल ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स, जिसके अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग कि 139 अप्रॉक्सीमेटली मोर ब्रांड्स आर कमिंग टू इंडिया, एंड few of them will be the unicorns like startups. Soon they will be startups और यूनिकॉर्न्स होंगे और वो अच्छी ग्रोथ देंगे। और इंडिया, यू शुड बी वेरी फ्यूचरिस्टिक इंडिया को लेके। जिस हिसाब से इंडिया इस टाइम चल रहा है, आई एम वेरी मच होपफुल कि ये आप बहुत जल्दी एक नया इंडिया देखेंगे। क्या लगता है जो आज का यूथ जो बाहर जा रहा है काम की तलाश में, इंडिया को छोड़ के
उनके लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी? उनके लिए अभी आएंगी नहीं, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मेरे हिसाब से उनको जाना भी नहीं चाहिए कहीं, क्योंकि जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे आप इस टाइम ज़्यादा मूवमेंट हमारी कनाडा की तरफ हो रही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम देख रहे हैं कनाडा की तरफ है। या पहले लोग यूएस जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या यूके जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी नहीं है इस टाइम। आप इंडिया के अंदर हर तरह, आप कोई भी स्टार्टअप देख लीजिए, कोई भी ट्रेड स्टार्ट कर लीजिए, यू विल बी वेरी मच प्रॉफिटेबल सून उस बिजनेस के अंदर। विशाल जी, आज के टाइम में लोग वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर ट्रेडिशन की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशन में बिजनेस के अच्छे मौके हैं, पैसा कमाया जा सकता है? ट्रेडिशनल कल्चर में सर कभी ग्रोथ कम हुई नहीं थी। ये लोगों ने सोच लिया था और वो शिफ्ट हो रहे थे वेस्टर्न की तरफ, लेकिन ट्रेडिशनल इज़ ऑलवेज ब्राइट। आपको ट्रेडिशन में ही रहना चाहिए, उससे आप एक तो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, दूसरा जैसी चीज़ें इंडिया में आप देखते हैं वैसी आपको कहीं वर्ल्ड में नहीं नज़र आती हैं सर। हम लोग जैसे जनरली आउटिंग पे जाते हैं, फैमिली के साथ बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो हम लोग भी देखते हैं कि आजकल लोग जो पुराने घर हैं, मिट्टी के घर हैं, वो कमरे बुक करवाते हैं 5 स्टार होटल्स की बजाय। बोट हाउस बुक करवाते हैं, मड हाउसेस बुक करवाते हैं, ट्री होम्स बुक करवाते हैं। दे आर पेइंग 20,000 30,000 फॉर अ नाइट फॉर दैट। उसके लिए आप देख लीजिए, इट्स ह्यूज देन 5 स्टार होटल्स। तो लेकिन उसका जो चीज़ें हम छोड़ के गए थे, हम उसी को पे कर रहे हैं वापस लेने के लिए। तो आप देखिए भी कितनी हमारे इंडिया की जड़ें स्ट्रांग हैं कि उसको वापस उसी चीज़ों में आने के लिए लोग पैसा डबल भर के जा रहे हैं। लोग अब कनाडा से भी आते हैं, कनाडा में हमारे कई रिलेटिव्स हैं, यूएसए में भी हैं, यूके में भी हैं। अब वो जब भी इंडिया आते हैं, उनका एक बार तो मन नहीं करता जाने का वापस। वो कहते हैं यार यहाँ अच्छी लाइफ है, सब मिलते जुलते हैं, वहाँ तो कोई हमें पूछता भी नहीं है। या वहाँ एक मतलब फिक्स्ड अतिथि देवो भव वाली यहाँ फीलिंग भी है। कुछ कल्चर ऐसा है ना जी, भी सब मिल के रहते हैं जी हमारे सिटीज़ में। हम तो चलो फिर भी एक स्मॉल टाउन में हैं, सबका एक दूसरे से हम बाय फेस जानते हैं सबको, एक दूसरे को। विशाल जी, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी और ख़ास करके हमारे फाजिलका के लिए कि हमारे फाजिलका का एक नौजवान विशाल जी, फाजिलका के बेटा जो हैं, ये NMDC में पहुंचे हैं, जहां देश के राष्ट्रपति चेयरमैन हैं। और बड़ी ख़ास बात है कि आप वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। पंजाब के आप इकलौते हैं जो वहां पहुंचे हैं फर्स्ट हैंड। सबसे पहले आप बताएं कि NMDC क्या है और आप NMDC में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे पहुँचे? जी, NMDC जो कंपनी है, ये एक PSU है और पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये दिस इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हमारे प्रेसिडेंट जो हैं जी, वो चेयरपर्सन हैं, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं। NMDC क्या है? ये एक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये आयरन और की माइनिंग करते हैं और उसकी माइनिंग कर ये स्टील को सप्लाई करते हैं, स्टील कंपनीज़ को स्टील बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो मैं सर ऐसा था अभी कंपनी के अंदर, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जितने आपके बोर्ड पे रेगुलर डायरेक्टर्स हैं, उतने आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने मैंडेटरी हैं PSU में। तो उस वजह से हमारी सिलेक्शन हुई वहाँ पे। इस समय हम वहाँ पे 4 डायरेक्टर्स हैं, रेगुलर डायरेक्टर्स के अलावा हम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे। एक मैं हूँ पंजाब से, एक चंडीगढ़ से मिस्टर संजय टंडन सर हैं, एक हमारे मिस्टर संजय सिंह हैं, वो वेस्ट बंगाल कोलकाता से आते हैं, और एक डॉक्टर अनिल कांबले हैं जो वो महाराष्ट्र से आते हैं। ये 4 लोग हम हैं, बाकी वहाँ के 4 रेगुलर डायरेक्टर्स हैं। उसके अलावा हमारे साथ एक मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से एक हैं, मैम हैं, सेक्रेटरी हैं, और एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हैं। ये हमारा एक बोर्ड बनता है 10 मेंबर्स का। उसमें हम डिसीजंस लेते हैं, जो अगर कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई 100 करोड़ की या 200 करोड़ की या 300 करोड़ की, तो वो बोर्ड में आता है डिसीज़न। उसको हम चेक करते हैं फिर कैसे भी वो होना चाहिए अप्रूव या नहीं होना चाहिए। ये हमारा काम होता है। तो हमारी फाजिलका की मिट्टी की खुशबू अब देश के हर कोने तक जा रही है जी। बेस्ट विशेज़ हैं आप भाइयों की। विशाल जी, जैसे नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करें? इस नए फाइनेंशियल ईयर में क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताएं। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तो उसमें जी मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, जो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है
कि अगर आप जो सेविंग्स कुछ करना चाहते हैं, वैसे तो आजकल क्या हो गया है, गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है हम सेविंग्स करने के लिए, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब्स आए हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आपका इनकम के टैक्स उस नए रेट्स पे लगता है, अगर सेविंग कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रेट्स पे लगता है। तो अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप न्यू टैक्स स्लैब्स में आ सकते हैं। बट अगर हमारा एक ट्रेडिशन है इंडिया के अंदर कि हमारे कल्चर, हम कह सकते हैं कि हम सेविंग्स ज़रूर करते हैं हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि एक ट्रेडिशन है, अभी एक फादर या बच्चों को अपना शिफ्ट करके जाते हैं जो भी देते हैं डेट, तो उस वजह से सेविंग्स करिए, टाइमली कर लीजिए। स्टार्टिंग में करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो उसको कर लेना चाहिए टाइमली। आप अप्रैल स्टार्ट हो गया, अप्रैल में कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर गर्ल चाइल्ड है तो हमें सुकन्या समृद्धि में करना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी गुड देयर, वहाँ पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और या पीपीएफ में हम जा सकते हैं अगर ट्रेडिशनल चलेंगे तो। और अगर हम कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट इज़ गुड और म्यूचुअल फंड्स इज़ गुड। विशाल जी, आज के समय में जो अमीर आदमी है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब आदमी है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि वो कैसा बिजनेस करे, कैसे काम करे कि वो अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सके? विनीत जी, आजकल मैं ये कहना चाहूँगा, आज के समय में अगर आप इंडिया बढ़ रहा है जैसे जैसे इस समय, जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है स्पीड से, बहुत स्पीड से, तो नई कंपनीज, नए स्टार्टअप्स, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। हम चलो एक छोटे शहर में हैं, अगर हम बड़े शहर में जाके देखते हैं तो बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, आपकी बात सही है, जो एक अमीर आदमी है वो अमीर बनता जा रहा है। जैसे हम देखते हैं जी, अब हमारे शहर में लीजिए, अब छोटी सी शहर है, हमारे सिटी में अगर विशाल मेगा मार्ट आता है या स्मार्ट पॉइंट्स आते हैं, 2 स्मार्ट पॉइंट्स खुले हुए हैं, अब वो छोटे ट्रेडर्स को तो नुकसान कर रहे हैं। अब वो बड़े ग्रुप्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे ट्रेडर को तो फ़र्क पड़ता है। अब उसके लिए हमें, मेरे हिसाब से जो है जी, हमें वर्सेटाइल होना पड़ेगा अगर हमें इनसे कम्पीट करना है तो। मैं चाहूँगा कि ठीक है, अगर एक मतलब एक अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन जो गरीब है वो भी उस स्टेप्स पे चल सकता है, लेकिन अगर वो अपने आप को चेंज करे। अगर आप ट्रेडिशनल रास्तों पे चलोगे तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। अगर आप चेंज करिए, अब जैसे मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ, मेरा एक डिपार्टमेंट स्टोर है जिससे मैं हमेशा सामान लेता हूँ, अगर वो कोई और चीज़ मेरे को साथ प्रोवाइड करना शुरू कर दे, लाइक अ मल्टी ब्रांड स्टोर, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो मैं क्यों स्मार्ट पॉइंट पे जाऊँगा? फिर मैं उसके पास जाऊँगा क्योंकि वो मेरा रेगुलर जिससे मैं लेता हूँ रूटीन में, वो मेरे पे घर पे पहुँचा देगा, मेरे को कुछ 10 पैसे डिस्काउंट भी दे देगा। फिर मैं क्यों स्मार्ट पॉइंट पे जाऊँगा, या मैं क्यों विशाल? वैरायटी लानी चाहिए, मुझे वैरायटी लानी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रिच बिकम रिचर और पुअर बिकम पुअर, लेकिन वो पुअर है वो अपने आप को चेंज करके इस लाइन में आगे बढ़ सकता है। कुछ टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने आप को प्रमोट भी करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को करना पड़ेगा। विशाल जी, हम बॉर्डर एरिया से संबंधित हैं। हमारे एरिया में लोगों के पास रोज़गार के साधन बहुत कम हैं। यहाँ के युवाओं के लिए आपके पास कोई प्लान हो? अवरी जी, इसके अंदर देखिए, जैसे हमारा फाजिलका में ना क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चल रही है, राइस शेलर्स हैं, कॉटन इंडस्ट्री है, या कुछ और ट्रेड्स चल रहे हैं जो कई सालों से चल रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने कोई चेंज देखा नहीं। अगर आप जैसे न्यू जनरेशन है ना जी, मैं ये न्यू जनरेशन को ये रिकमेंड करूँगा कि वो प्लीज़ अपने शहरों में रहें और यहाँ पे ऐसा कुछ करें जिससे कि हम इस शहर को थोड़ा और बेटर बना पाएँ। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। अब आप अपनी एग्जांपल लीजिए, आप इतना क्रिएटिव हैं, आप कुछ नया सोचते हैं। अब जैसे आपने ये सोचा भी टी टॉक्स विद वनीत हम करेंगे, अब ऐसी चीज़ें और लोग भी सोच सकते हैं जो क्रिएटिव इनोवेटिव चीज़ें हों। आप ऐसा बिज़नेस करिए। देखिए, मैं ये कहूँगा, पैसा हर एक चीज़ में है अगर आप कमाने का ढंग जानते हो। अगर मैं ये नहीं कहूँगा खाली मुकेश अंबानी अमीर हो सकता है, एक फाजिलका का बंदा भी हो सकता है अगर वो कमाने का ढंग जानता है। तो मैं कमाना कैसे? पैसा, पढ़ाई और पैसा कभी भी साथ नहीं चलती। जहाँ पे पढ़ाई नहीं है वहाँ पैसा बहुत हो सकता है, और जहाँ पढ़ाई बहुत है वहाँ पैसा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे वर्सेटिलिटी लानी पड़ेगी बिज़नेस के अंदर। ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अलावा कुछ मॉडर्न बिजनेसेस आप ऐसे लाइए जिससे कि हम लोगों का ध्यान खींच पाएँ अपनी तरफ, भी ये काम ऐसा है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम एक जो यहाँ पे फाजिलका में या कुछ आसपास एरियाज़ जितने भी हैं, वहाँ पे कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो लोग सेम बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं उसी के पीछे। बिल्कुल। अब कोई रेस्टोरेंट्स ओपन हो तो रेस्टोरेंट्स ही ओपन होते रहेंगे लाइन में, 4 खुल गए, 5 खुल गए, 6 खुल गए।
वो नहीं है। आप ऐसा बिजनेस करो जो वहाँ पे नहीं है। यहाँ एक ट्रेंड और है कि कोई नई चीज आई, एकदम से उसको बूस्ट कर दिया, रातों रात उसको चमका दिया और फिर एकदम से उसको खत्म कर दिया, जाना ही बंद कर दिया वहाँ पे। राइट। अब ये देखिए ना भी उस चीज़ के अंदर तो कुछ नहीं बदला जी, वो तो वैसे की वैसी है। आपकी सोच बदली कि एक बार आपने जाना है, इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो बिजनेस तो चल रहा है। अब जो बिजनेसमैन है वो तो ये सोचेगा कि मैं क्राउड को कैसे बांध के रखूं, उसके लिए उसको वर्सेटाइल होना पड़ेगा। विशाल जी, आपने शेलर इंडस्ट्री की बात करी, जैसे फाजिल का एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ की सारी इकोनॉमी जो है वो शेलर के ऊपर आधारित है, लेकिन पिछले लंबे समय से फाजिलका की जो शेलर इंडस्ट्री है वो डूबती जा रही है। इसका क्या कारण है कि लोगों के शौक, उनके ज़्यादा खर्चे, क्या कारण है? उसमें क्या है जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई गलती हाँ किसी और की है। ये गलती सब उन लोगों की होती हैं जो अपने गलत तरीके से बिज़नेस करते हैं, जो मेरी सोच है। देखिए, जो बिज़नेसमैन है ना जी, जो रियल बिज़नेसमैन होगा ना जी, वो कभी बिज़नेस में धोखा नहीं खाएगा, जो एक अच्छा बिज़नेसमैन है। आपने कहा भी कई शेलर्स कर्जे में डूब रहे हैं, कर्जे में डूब गए हैं या कुछ बंद हो गए हैं। उनका एक मुख्य कारण ये था सर कि उन्होंने फ़ंड्स की डाइवर्जन करी। अगर आपका पैसा बिज़नेस के अंदर रहता है, आप बिज़नेस के अंदर उसको रोल ओवर करते रहते हो, तो आप कभी बिज़नेस में धोखा नहीं खाओगे। अगर आप पैसा निकाल के उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, प्रॉपर्टी में कहीं और लगा दिया पैसा, और वहाँ वो डूब गया, फिर वो आपको इफ़ेक्ट करेगा बिज़नेस को। हमारी इंडस्ट्री, शेलर इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है एरिया की, वो आज भी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर प्रोवाइडेड कि आप ढंग से काम कर रहे हो, अगर आप वाइजली काम कर रहे हैं, आप उतना ही पैसा उठा रहे हैं बैंक से जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो आपको 4 करोड़ की है, तो आपने 3 करोड़ 3.5 करोड़ उठा के अपनी कैपिटल लगा के बाकी आपने रोल कर दिया पैसा, तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 की, आपने 8 करोड़ उठा लिया और बाकी 4 करोड़ को डाइवर्ट कर दिया कहीं और, फिर आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे बिजनेस। क्या आपको नहीं लगता कि शोशेबाजी जो है वो शेलर इंडस्ट्री को डुबाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर गई? देखिए, जो पुरानी जनरेशन थी इस इंडस्ट्री की, वो कभी भी इस चीज़ों में नहीं पड़ते थे। हाँ, कुछ न्यू जनरेशन है वो करते हैं ऐसे, लेकिन उनका क्या है कि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है सर, वो आता ही आता है, वो हर एक पे आता है, वो कोई भी होगा वो करेगा। वो अगर हम भी होंगे तो हम भी करते हैं भी, चलो यार ये उस बंदे ने ले ली, मैं भी ले लेता हूँ, उसने ले ली, मैं भी ले लेता हूँ। वो उनके लिए नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, रीस परस्ती भी। हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उससे बचना चाहिए बस। आई से दिस। एक विशाल जी, आपकी लाइन से रिलेटेड, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड एक तीखा सवाल है। जो सीएज होते हैं कहते हैं कि लोगों के बड़े फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। ये सारे सीए आपको सुन रहे होंगे, आपका जवाब भी सुनना चाहेंगे। क्या ये सच है और क्यों करते हैं? अब आप ये फंसाने वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे को। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक सीए करता है ऐसा कुछ। हाँ, कुछ हैं जो करते हैं, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना या गलत डाटा तैयार करना। अब उसको रोकने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। अब उन्होंने एक हमारा कुछ सालों से पीछे एक हमारा UDIN नंबर होता है, वो मैंडेटरी कर दिया है। आपको सर्टिफिकेट्स पे, बैलेंस शीट्स पे उसको लगाना होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक डाटा होता है, वो अपलोड हो जाता है साइट पे, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। डाटा जो आपने फीड कर दिया, वो आपका एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर CA का लग जाता है। वो हमारा रिकॉर्ड भी रहता है कि हमने कितने लगा दिए हैं अब तक, कितने कर रहे हैं, वो हो सकता है। देखिए, इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, वो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं चीज़ों को, लूप होल्स को प्लग करने के लिए। लेकिन अगर हमारी मेंटालिटी ऐसी है, हमारी सोच ही ऐसी है कि हमने क्राइम करना है या हमने कोई गलत चीज़ करनी है, फिर सर्वाइवल नहीं है सर। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं है। आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। इसलिए अच्छा है कि आप फेयरली चलिए, फेयर तरीक़ों से चलिए। फेक डॉक्यूमेंट साइन करना इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। हमारे सिटी में कोई ऐसा कभी भी नहीं होता सर, कोई नहीं करता। हम लिमिटेड CAs हैं फाजिलका में, हमारे CAs बहुत अच्छे हैं सारे, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। वो खुद अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, हम खुद एडवाइस भी करते हैं कि चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जी विशाल जी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो नए स्टार्टअप करने में किस प्रकार लोगों को सहायता करती है, कैसे उनको फंड्स दे देती है, वो कैसे मिल सकती है किसी ने नया स्टार्टअप अगर लगाना हो तो? देखिए, ऐसा है, स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स हैं। स्टार्टअप इंडिया की एक स्कीम है, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट की फंडिंग मिलती है, सब्सिडाइज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। फिर हमारी एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP स्कीम है, उसके अंदर आपको सब्सिडी मिलती है, 35% तक सब्सिडी है।
आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर हमारी एक प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की है, उसके अंदर आपने बेकरी रेस्टोरेंट्स ओपन करने हैं, उसके लिए सब्सिडी है 10 लाख तक की है, 35% है। इस तरह गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इन चीज़ों में। गवर्नमेंट चाहती है कि आप सेल्फ स्टैंड हों, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप ज़्यादा ये ना हो कि आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए बजाय कि लेने के। गवर्नमेंट का रुझान इस तरफ है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है, ये जो सरकारें आती हैं ये लोगों को बड़े फ्री के लॉलीपॉप देती हैं, हम बिजली फ्री में दे देंगे, हम फलाना फ्री में दे देंगे, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। सरकार हेल्थ और एजुकेशन फ्री देना तो बात समझ आती है, लेकिन ये फ्री वाले दूसरे लॉलीपॉप कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी को ख़राब नहीं कर रहे? सर ये इकॉनमी, ये दीमक है, ये इकॉनमी को खाए जा रही है। अब फ्री बीज जो होते हैं सर, ये किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। फ्री बीज आप देखिए, अब अगर आप कोई गवर्नमेंट किसी को कहती है कि आपको ये फ्री कर दूंगी, ये फ्री कर दूंगी, अल्टीमेटली तो वो कहीं से पैसा लेंगे जी। फ्री पैसा देंगे कहाँ से? कहीं से लेंगे तो देंगे। वो देने वाला कौन होगा? बिजनेसमैन, जिसके पास फंड्स ज़्यादा हैं, जो कमा रहा है, जो टैक्स दे रहा है। सैलरीड पीपल हैं जो टैक्स दे रहे हैं, उनसे पैसा जा रहा है टैक्स में, वो टैक्स का पैसा ये फ्री बीज में बांटते हैं। अब एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा? आप सोचिए, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, बीइंग अ लेमैन, मैं सोचता हूँ मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो यही सोचूंगा कि मैं पैसा क्यों कमाऊँ, मैं यहाँ पे पैसा क्यों लगाऊँ जब मेरा पैसा कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा फ्री बीज के लिए। तो इन चीज़ों को कभी भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को। हर एक गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, फ्री बीज शुड नॉट बी देयर एट ऑल। विशाल जी, जनरली हम लोग टॉक करते हैं, सभी लोग व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए कोई बात नहीं करता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ सोचे। एम्प्लॉयज़ को लेकर आपकी क्या राय है कि उनको कैसे उनकी सेविंग की जा सकती? नहीं, एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है जी। एम्प्लॉयज़ के लिए अब देखिए, जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स न्यू आए हैं, उसके अंदर सैलरीड एम्प्लॉयज़ को इन्होंने स्पेसिफिक एक छूट दी है, जिसके अंदर वो हर साल अपना टैक्स जो ओल्ड स्लैब या न्यू स्लैब के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जहाँ उनकी टैक्स सेविंग होती हो, हर साल चेंज कर सकते हैं वो। लेकिन बिजनेसमैन को ये छूट नहीं है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है। फिर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए और बेनिफिट्स बहुत हैं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स तो इनकी हैं ही हैं, प्लस इनके लिए और सेविंग्स हैं, पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में जा सकता है। इस तरह की सेविंग्स हैं, गवर्नमेंट दे रही है इनको। और साथ में सैलरीड क्लास का क्या है सर, सैलरीड क्लास का हर एक चीज़ उनकी ऑन वाइट पेपर है। आपका टैक्स कट के आना है, जितनी सैलरी आएगी वो इन हैंड आपकी टैक्स कट के आएगी, आप उसके अंदर कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट उनको क्या है, जितना उनको बेनिफिट देना चाहिए नीड बेस्ड, वो सब बेनिफिट्स दिए हुए हैं। कुछ और होगा तो वो नियर फ्यूचर में ज़रूर उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा विशाल जी, एक चीज़ और देखने को आती है कि लोग जो जल्दी करके अपने रिटर्न भी नहीं फिल करते, जो लोग अपने रिटर्न नहीं भरते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, रिटर्न्स फाइल करना ये एक, मैं बोलता हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ज़रूर करना चाहिए। हम, ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना चाहिए। आजकल रिटर्न फाइलिंग में इंक्रीज़ हुआ है, लोग रिटर्न्स फाइल करना स्टार्ट कर गए हैं, लेकिन वो मजबूरी में कर रहे हैं। कुछ लोग, किसी का रिफ़ंड अटका हुआ है उसको लेना है, किसी ने वीज़ा लगवा कर बाहर जाना है तो उसको रिटर्न चाहिए, या कोई किसी का पैसा कहीं अटक गया है तो उसको चाहिए। तो उस वजह से नहीं होना चाहिए। एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पैसा कमा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स तो डिक्लेयर करना चाहिए कितना है। अगर हम नहीं सोचेंगे, अगर हर एक आदमी ऐसा सोचना शुरू कर देगा, तो आप एक ग्रोइंग इंडिया का सपना देख रहे हो, वो कैसे पूरा कर सकते हैं? हम सोच रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की, और रिटर्न हम भरना नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट इसी वजह से थोड़ा सख्ती कर रही है, गवर्नमेंट इसी वजह से थोड़े से स्टेप्स हार्ड ले रही है कि इनको पता लगे भी, थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए भी आप कोई गलत करोगे तो आपको उसकी सज़ा भी मिल सकती है। विशाल जी, चलते चलते लास्ट में एक आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? जी, मैसेज तो बस यही है कि आप अपना फाइनेंस, खूब पैसा कमाइए और टैक्स दीजिए और सेविंग्स करते रहिए, और टी टॉक्स विद वनीत देखते रहिए नए नए एपिसोड्स के साथ, और जल्दी मिलते हैं। विशाल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके द्वारा दी गई ये जो मूल्य जानकारी है वो हर एक वर्ग के काम आएगी। आपने युवा वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी जानकारी दी है, व्यापारी वर्ग के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। आपका ज्ञान, जो आपकी नॉलेज, आपने जो आज जानकारी दी है वो वाकई ही लोगों के बहुत काम आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ
फाजिलका के युवा बेटे विशाल बब्बर जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फाजिलका के लिए बड़े गर्व की बात है कि फाजिलका का बेटा देश के इतनी बड़ी संस्था में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। विशाल जी NMDC हैदराबाद में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश के राष्ट्रपति इस संस्था के चेयरमैन हैं। ये हमारे फाजिलका के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। विशाल जी की दी गई जानकारी मैं आशा करता हूँ कि आज हर एक वर्ग के काम आएगी, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो टैक्स पेयर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो युवा है। अगर हम इन बातों को गर्व करें, अगर हम इन बातों को गौर करें तो हम अपने पैसे की सही तरीके से इस्तेमाल करके अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी भी जी सकते हैं। इस प्रकार के और प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसी और शिक्षितों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिनकी कही गई बातें आपके बहुत काम आएगी। जिनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरीज़ हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। धन्यवाद।